हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी एसएसटी की सीरीज़ चल रही है। इसमें मैं क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 4 आपको पढ़ाऊंगी। आरंभिक नगर यानी जो शुरुआती के जो शहर थे, आरंभिक मानव जो शहर बसाने लगे थे, उनमें रहने लगे थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। पुराने भवन का संरक्षण। अब जो पुराने भवन थे उनको कैसे सुरक्षित किया गया, ये हम पढ़ेंगे। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। अब जो ये दोनों लड़के थे, जसपाल और हरप्रीत, ये अपने घर के पास क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, ये लोग अपने घर के पास खेल रहे थे। इन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे हैं, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। अभी इन लोग ने क्या देखा कि जो इन लोग के मुताबिक भूतहा घर था, उसकी तारीफ कर रहे हैं लोग। वो जो खंडहर नुमा घर है, उसकी लोग तारीफ कर रहे हैं। एक बार एक ने कहा, इसकी वास्तुकला तो देखो। अब देखिए, एक आदमी ने जो था उसने कहा कि इसकी वास्तुकला कितनी बढ़िया है, देखो तो ज़रा। क्या आपने कहीं लकड़ी और पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा। अब देखिए, जो वहाँ की महिला थी एक, उसने कहा, क्या आपने लकड़ी पे इतनी अच्छी नक्काशी कहीं देखी है? जो लकड़ी है उस पर खूब अच्छी नक्काशी भी की हुई थी वहाँ की, वो महिला ने कहा। अब तो वो आदमी और उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे उस खंडहर की। फिर बोले, बातें कर रहे थे, हमने मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस सुंदर घर को सुरक्षित करने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। अब वो लोग जो बातें कर रहे थे कि ये लोग मंत्री जी से कह के सरकार द्वारा इस घर की मरम्मत की जाए, इतनी सुंदर घर की मरम्मत की जाए। यह सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों है। अब देखिए, ये लोग ये सोचने लगे कि जो पुराना खंडहर है ये तो इतना बेकार है, तो इससे इन लोग को इतना लगाव क्यों है, क्यों इसको बनवाना चाहते हैं। ये जसपाल और हरप्रीत के मन में यह सवाल चलने लगा। तब यहाँ से शुरू होती है हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी। अब देखिए, हड़प्पा के बारे में हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। यह सबसे प्रारंभिक नगर था और सबसे विकसित। यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। आप अगर हम पुरानी इमारतों में जाइए तो उसको देख के ही आपके मन में कोई कहानी आने लगेगी। तो पुरानी इमारत इसी तरह अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थीं, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। देखिए, 150 साल पहले जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो वहाँ के खुदाई में वहाँ के इंजीनियरों को अचानक एक पूरा स्थल मिला जिसका नाम हड़प्पा था। ठीक है, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। पूरे भारत में रेलवे लाइन बिछाई गई थी ना उस समय, सब जगह। तो वहाँ पे इन लोग को ये मिला। उन्होंने सोचा यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाईं। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। अब देखिए, ये जो इंजीनियर थे, इनको क्या मालूम पुरातत्वविदों के बारे में, अरे पुरातत्व स्थलों के बारे में। ये सब की जानकारी तो पुरातत्वविदों वालों को होती है। ठीक, जो पुरातत्व का अध्ययन करते हैं उनको होती है। तो ये लोग जो थे, इनको जो खंडहर मिला, उससे वहाँ पे ईंटें बड़ी बड़ी और बढ़िया अच्छे क्वालिटी की थी। ठीक है, तो ये लोग ये सोचने लगे
कि इनका जो हड़प्पा के खंडहर हैं इनसे हम ईंटें ले लेंगे तो हमारे कम समय में रेलवे लाइनें हम बिछा पाएंगे। तो इसलिए वो हज़ारों ईंटें यहाँ से उखाड़ ले गए, जिससे फिर रेलवे लाइनें इन लोगों ने बिछा ली। फिर जिससे ये हड़प्पा के जो इमारतें थी, खंडहर थे, ये नष्ट हो गए। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढना और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने नगरों में से एक है। अब देखिए, जो 150 साल पुराना ये सभ्यता है, पर 80 साल पहले ना पुरातत्व विद्वानों ने ये स्थल को ढूंढा। ठीक है, वो लोग भी इन स्थलों को ढूंढे, फिर इन लोगों ने पता लगाया। तो इससे ये पता चला कि यह खंडहर जो है सबसे प्राचीन सभ्यता का, यानी जो सबसे पहली नगर व्यवस्था थी, नगर सभ्यता थी, वो हमारे उपमहाद्वीप की थी। समझे? चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस स्थान के सभी पुरा स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली हैं, इन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। देखिए, सबसे पहले हड़प्पा जो जगह थी वहाँ पे यह इमारत मिली, तो इसलिए जो बाद में जो मिला इमारतें और चीज़ें, इन सभी जो पूरा स्थल से मिला, इन सभी पुरानी चीज़ों और इमारतों को हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। अब ये जो नगर थे, इनका निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। अब जो ये नगर थे, ये सभ्यता थी, इसका ये कब की थी? 4700 साल पहले। तो अब मिली कब हम लोग को? 150 साल पहले जब ये रेलवे लाइन बिछाई गई तब, और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करके 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इन्हें खोजा। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? देखिए, अब यह आपको बताना है। अगर उससे कुछ हमें अच्छा नया चीज़, वास्तुकला या कोई नई चीज़ों का ज्ञान मिलता है तो हमें उसे संरक्षित जरूर रखना चाहिए। इन नगरों की क्या विशेषता थी? अब जो ये नगर थे, इनकी क्या विशेषता थी, इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। ये नगर व्यवस्था 2 भागों में बटी थी, एक शहरी, एक ग्रामीण। जो ग्रामीण थी वो नीचे की तरफ बसे हुए सब घर थे, जो एक लाइन में बने हुए थे, रोड के एक दोनों तरफ। अब उन घरों के बीच में रोड थी और घर के पीछे गलियां थी, जो एक दूसरे से घरों को मिलाती थी। और सड़कों पे नाली की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी और रोशनी का भी प्रबंध बहुत अच्छे तरह से किया गया था। और हर घरों में कुएं की भी व्यवस्था थी पानी के लिए। उस कुएं में जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। घर में कमरे भी थे और स्टोर कहते हैं ना हम लोग, जैसे अनाज घर, भंडारण के लिए भी सुविधा की गई थी। इन नगरों में से कई को 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। अब ये जो नगर थे, इसमें जो हड़प्पा सभ्यता है, इसमें बहुत सारे नगर मिले हैं। तो ये जो नगर थे, उनको 1 या 2 या उससे ज़्यादा भागों में विभाजित किया गया। ज़्यादा भाग में बटे हुए हैं वो लोग। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाकों में था। अब देखिए, जो इसका पश्चिमी भाग था वो छोटा था नगरों का, और लेकिन वो ऊंचाई पे बना हुआ था। ठीक है, और पूर्वी भाग जो था इन नगरों का वो बड़ा था, पर वो नीचे के भाग में बना था ज़्यादा जगह में। ऊंचाई वाला भाग पुरातत्वविदों को
नगर दुर्ग कहा गया, निचले हिस्से में निचला नगर कहा गया। और दोनों की चारवारियों में पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद भी आज तक इनकी दीवार खड़ी है। अब देखिए ये लोग थे, ये लोग जो पुरातत्वविद थे, ये जो ऊंचाई वाला भाग था पश्चिम वाला, इसे नगर का दुर्ग कहा गया, यानी नगर का दरवाज़ा, समझे, जिससे आप नगर में प्रवेश करते हैं, जहाँ से बाहर की ओर निगरानी रखी जा सकती थी। ठीक। और जो निचला हिस्सा था उसे निचला नगर कहा गया। ठीक है, जहाँ पूरे लोग एक साथ रहते थे। दोनों जो हिस्से थे उसकी तरफ पक्की ईंट की चार दीवारी से बाउंडिंग की गई थी। बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री मतलब चारों तरफ से ईंट की दीवार बनाई गई थी। उस समय की दीवारें ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद भी वो दीवार उसी तरह खड़ी है। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई की तरह करते थे, जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे। अब देखिए लोग दीवार बनाने के लिए ईंट जो थी वो चिनाई, मतलब ईंट में जो चुनाई जो ईंट लगा के दीवार बनाते थे, उसकी चुनाई इस तरह करते थे कि वो खूब मजबूत बने, समझी। इसीलिए ना आज तक उसकी दीवार सहेगी खड़ी हुई मिली। कुछ नगरों के दुर्ग कुछ खास इमारतों से बनाए जाते थे। अब जो कुछ नगर थे उनके दुर्ग जो थे वो कुछ खास तरह की इमारतों से बनाए गए थे। ठीक है, मिसाल तौर पे मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। अब देखिए जो मोहनजोदड़ो था, ठीक है, वो इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार उसमें था। ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा सा तालाब था। ठीक, पुरातत्वविदों ने इसे महान स्नानागार कहा। वो स्नानागार में सेंटर में मतलब बीचों बीच में उसमें अनेक कमरे थे और बीचों बीच तालाब था। उस तालाब में चारों तरफ से उतरने के लिए रास्ता था। ठीक, और उन कमरों में भी छोटे छोटे तालाब बनाए गए थे, जिसमें कि वो अंदर भी नहा सके। ऐसे ये अनुमान लगाया जाता है कि पहले के लोग किसी त्यौहार पे या किसी उत्सव के दौरान एक साथ यहाँ स्नान करते होंगे। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया। अब ये जो तालाब था इसको बनाने के लिए ईंटें का और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टिक ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई। अब देखिए जो पानी था उस तालाब से न निकल जाए, इसलिए प्लास्टिक पर चारकोल की परत चढ़ाकर उससे ये तालाब बनाया गया। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने वाली सीढ़ियाँ बनाई गई। अब ये जो तालाब था इसमें देखिए दोनों तरफ से उतरने की सीढ़ियाँ थी और चारों ओर कमरे बनवाए गए। अब देखिए चारों ओर कमरे भी हैं इसके। देखिए जैसे मैंने बनाया था, इनमें पानी भरने के लिए कुएं से निकाला जाता था। अब ये देखिए जो तालाब था इसमें पानी कुएं से भरा जाता था। ठीक है, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। ना इसे उपयोग जब एक बार स्नान हो जाता था फिर इसे खाली करके साफ भी कर सकते थे। शायद यहाँ विशिष्ट नगरीय विशेष अवसरों पर स्नान किया करते होंगे, तो शायद यहाँ पे वहाँ के जो स्पेशल नागरिक होते थे, विशिष्ट सम्मानित नागरिक होते थे, वो किसी अवसर पर यहाँ नहाते होंगे, स्नान करते होंगे। कालीबंगा और लोथर जैसे अन्य नगरों में अग्नि कुंड मिले हैं, यहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। अब देखिए जो कालीबंगा और लोथर जगह है यहाँ पे अग्नि कुंड भी मिले हैं। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे यज्ञ होता हो। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथर जैसे कुछ नगर में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं।
अब देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जो है वहाँ पे बड़े बड़े भंडारा गृह मिले हैं, मतलब भंडारण करने के लिए घर भी मिले हैं। अब देखिए इसमें देखिए आप पूरी सिंधु सभ्यता मिल जाएगी कि नगर मिल जाएंगे। ये देखिए हड़प्पा नदी, इसके वहाँ मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, गवनेरी, सोतकोहा, चौदड़ो, धौलावीरा, सोतपुतारा, लोथर। ये देखिए लोथर जो था हमारा वो बंदरगाह भी है, ठीक है। ये उस समय हड़प्पा सभ्यता के नगर हैं सारे। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान और पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के प्रांतों से मिले हैं। अब देखिए ये सब जो हैं नगर इस समय प्रेजेंट टाइम के पाकिस्तान में, पंजाब में, सिंध में हैं और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इन जगहों पे मिले हैं, ठीक है। इन स्थलों में सभी पुरातत्व में अनोखी वस्तुएं मिली। अब ये जो स्थल थे यहाँ पे अनोखी, जो पुरातत्वविद थे इन्हें अनोखी वस्तुएं भी मिली, अलग तरह की वस्तुएं भी मिली, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बनाए गए। अब जो यहाँ के मिट्टी के बर्तन थे वो लाल रंग के होते थे और उस पर काले रंग से ड्राइंग बनाई जाती थी। पत्थर के बाट, मुहर, मनके, तांबे के उपकरण, पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। अब यहाँ पे और क्या मिला, पत्थर की बाट मिली, जैसे तौल की ये करते होंगे लोग। मोहरें मिली, जो नगर की मोहर थी वो। मनके यानी बंद बर्तन। तांबे के उपकरण, अब ये लोग तांबे को भी जानते थे तो उसके उपकरण भी मिले हैं, ठीक है। पत्थर में लगे हुए ब्लेड भी मिले हैं जिससे ये लोग वस्तु काटते होंगे, समझिए इतना ये लोग विकसित थे। अब जो ये कालीबंगा है यहाँ से जुड़ते हुए खेत भी मिले हैं, तो यहाँ खेती भी होती होगी, ठीक है। तो यहाँ के जो नगर थे उसकी ऐसी ही व्यवस्था रही होगी। यह एक विकसित व्यवस्था थी, नगरीय व्यवस्था थी। यहाँ पे लोग विकसित थे, विकासशील नहीं थे। आज की नगर व्यवस्था के और उस समय की नगर व्यवस्था की बराबरी की जाए तो उस समय उत्तम व्यवस्था थी, क्योंकि देखिए जो वहाँ नालियाँ थी वो ढक कर रखी हुई थी कि जिनमें कोई पशु जानवर कोई उनमें गिर न जाए, और पानी का रिसाव बराबर होता रहता था ना। आज का देखिए नगर व्यवस्था या तो आप देखेंगे जगह जगह जल जमाव हो जाता है, ठीक है। इसीलिए उस समय बाढ़ आने पर नगर डूबता नहीं था, क्योंकि उस समय की नगर व्यवस्था बहुत उत्तम थी। अभी आप देख रहे हैं ये मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार है। इसमें देखिए दोनों तरफ से सीढ़ियाँ हैं, बीच में ये है, देखिए ये बगल में कुआं है। ये देखिए ये सीढ़ियाँ हैं दोनों तरफ से, ये देखिए कुआं है, ठीक है। आप इसमें स्नान कर सकते हैं। ये देखिए तो पीछे कमरे बने हुए हैं, ये सब देखिए, देख रहे हैं। इससे आपको ये पता चलता है कि उस समय की व्यवस्था कितनी उत्तम रही होगी। कमरे इसलिए बनवाए हो गए होंगे कि वहाँ जाके ये लोग कपड़े बदल सकें, समझे। भवन, नाले और सड़कें। अब यहाँ की भवन कैसे थे, नाले कैसे थे, सड़कें कैसी थी, ये हम लोग अब पढ़ेंगे। इन नगरों में घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। अब देखिए ये लोग के जो घर थे या 1 मंजिल के होते थे या 2 मंजिलों के होते थे, ठीक है। हाँ, क्योंकि नगर में ये 2 मंजिल के होते होंगे और गांव में 1 मंजिल के होते होंगे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अब जो घर में बीचों बीच आंगन बनाया जाता था, उसके अगल बगल कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। अब देखिए अधिकांश मतलब ज़्यादातर घरों में
स्नानागार यानी बाथरूम बने हुए होते थे, ठीक है। और कुछ घरों में कुएं भी बने हुए थे कि जिससे पानी निकाल के ये लोग यूज कर सकें, ठीक है। कई नगर में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। इन नालों में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अब देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था थी। यहाँ नाले जो थे बहुत सावधानी से बनाए जाते थे सीधी लाइन में, जिससे कि ये और इनमें हल्की सी ढलान भी बना दी जाती थी, जिससे कि पानी आराम से बह सके इसमें से, और ये पानी बह जाए, कहीं रुके नहीं पानी, और इन्हें ढक के रखा जाता था, समझी। अक्सर घरों की नालियाँ को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नाले में मिल जाती थी। अब देखिए घर के अंदर की जो नालियाँ थी और जो थी उन सबको सड़क की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में जाके नगर के बाहर बड़ा नाला था उसमें जुड़ जाती थी। सब में देखिए ज्वाइंट था। नालों के ढके होने का कारण इनमें जगह जगह पर मैनहोल बनाए जाते गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल की और सफाई की जा सके। अब जो नाले थे उन्हें ढाकने का कारण क्या था कि उनमें जगह जगह मैनहोल बनाए थे, ठीक है, जिससे उनकी सफाई की जा सके, उनमें देख रेख की जा सके कि उनमें क्या ख़राब है क्या नहीं, तो उसको वापस ठीक किया जा सके। इसलिए घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। अब देखिए जो घर थे, नाले थे, सड़क थे, उनका जो निर्माण होता था ये एक प्लानिंग के थ्रू होता था, योजनाबद्ध तरीके से। जैसे अब आप आज घर बनाते हैं तो पहले मैप पास करवाते हैं, उसी तरह ये लोग योजना के तहत मकान बनाते थे एक साथ। यहाँ वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में क्या तुलना दिखाई देती है? कोई दो अंतर बताओ। अब देखिए पहले के जो घर थे वो लकड़ी और मिट्टी से बने होते थे, और इस समय के जो घर हैं वो ईंट से बने होते हैं। और दूसरा अंतर है, वहाँ पे नगरीय व्यवस्था नहीं थी, ये नगरीय व्यवस्था थी। अब ये चित्र आप देखिए, इसमें हड़प्पा के नगरों में ईंट की चिनाब भी देखिए। चिनाब मतलब एक के ऊपर एक सरिया के उसको बना देते थे, इसलिए ये घर मजबूत बनते थे। अब हड़प्पा सभ्यता में नगरीय जीवन कैसा है, हम इसके बारे में जानेंगे। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ के जो नगर थे उसमें बड़ी हलचल रही होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। यानी यहाँ के तो मतलब नगर जो थे वहाँ पे इतने सुंदर सुंदर इमारतें बनाई गई थी उस समय कि यहाँ ये माना जा रहा है कि उस समय के जो लोग थे वे हमेशा अपनी इमारत को नए जैसा बनाने की योजना बनाते रहे होंगे, इसीलिए उस नगर में हलचल होती होगी। ये संभव यहाँ के शासक थे, लगता है ये लोग यहाँ के शासक थे जो यहाँ पे योजनाबद्ध तरीके से नगर बनाते थे, उन्हें ही यहाँ का शासक माना जा रहा है। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। अब जो ये शासक थे जो नगर व्यवस्था बनाते थे, नगरों में इमारतों की योजना बनाते थे, हो सकता है यही लोग अपने आदमियों को भेज के दूर से धातु, पत्थर, बहुमूल्य पत्थर जो उस समय की योजना में मिले हैं वो हो सकता है वहाँ के ना हों, वो कहीं और से लाए गए हों, इनके द्वारा मंगवाए गए हों। उपयोगी चीज़ें ये सभी इनके द्वारा मंगवाई गई हो। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। अब देखिए ये जहाँ पे जो खूबसूरत मनके हैं, मनके यानी मटके जो मिट्टी से बनते थे,
उस पर लाल पेंट करके काले काले कलर रंग से उस पर डिजाइन बनी होती थी। ये बहुत देखने में बहुत खूबसूरत लगते थे। तो ये खूबसूरत मनके और सोना चांदी के आभूषण यानी जो ज्वेलरी होती है वो ये लोग अपने पास रखते होंगे, जो यहाँ के शासक हैं वे लोग। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। अब देखिए इस समय के लोग, इस समय लिपिक भी हुआ करते थे। ये नगर में लिपिक भी हुआ करते थे। वे जो मुहर लगाते थे, मुहर पे यहाँ की सभ्यता के बारे में लिखते थे। ठीक है, शायद वो लोग और जगह भी लिखते होंगे और अन्य चीज़ों पे भी लिखते होंगे, क्योंकि सभ्यता तो बच नहीं पाई तो उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। अब यहाँ पे जो शिल्पकार हैं यानी शिल्प का काम करने वाले, इस नगर में शिल्पकार भी थे और वो स्त्री पुरुष दोनों थे। ठीक है, हो सकता है ये लोग अपने घर में या किसी ऐसी जगह जहाँ उद्योग स्थल लोग बना सकें वहाँ पे तरह तरह की चीज़ें बनाते हों, क्योंकि हमें साक्ष्य तो मिले हैं तो उस अंदाजे पे हम लोग कह सकते हैं, हमने देखा तो है नहीं। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों के किस्से कहानियाँ। अब देखिए ये लोग जो थे वे लंबी लंबी यात्राएं करते थे, क्योंकि इनके पास चलने के लिए ये लोग पैदल, बहुत लोग पैदल जाते थे, बहुत लोग अपने जानवरों की सवारी करके जाते थे। ये लोग बहुत दूर दूर तक सफ़र करते थे। तो जिस नगर में ये लोग मतलब जहाँ जाते थे वो नगर, ग्राम, कोई भी जगह, तो वहाँ जो इनकी ज़रूरत की चीज़ें इनको लगती थी वस्तु, वो उसे भी अपने साथ ले लेते थे, उसको भी अपने साथ ले आते थे वापस। और सुंदर देश जहाँ जाते थे वहाँ के सुदूर देश जो थे, सुंदर सुंदर देश, उसके किस्से कहानियाँ भी अपने साथ लाते थे। फिर ये लोग बैठ के, ये इन लोग के मनोरंजन का साधन था कि एक व्यक्ति कहानी बताता था, किस्से कहानियाँ बताता था और बाकी लोग बैठ के साथ ही सुनते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। अब देखिए मिट्टी के खिलौने जो बच्चे खेलते हैं, अब आप दिवाली के समय आएंगे तो आपको मिट्टी के खिलौने मिलेंगे। तो उस समय भी मिट्टी के खिलौने होते थे जिनसे बच्चे खेलते थे। वे जानवर के स्वरूप के होते थे, गाय, क्योंकि उस समय बड़े पीठ वाली गाय चलती थी तो उसके खिलौने, जानवरों के रूप वाले खिलौने आदि, यही सब होते थे जिनसे बच्चे खेलते थे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। अब जो वहाँ नगर में लोग रहते हैं उनकी एक सूची आप बनाएंगे। क्या आप उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते होंगे? अब जो देखिए ये पूछ क्या रहा है बुक में आपके कि क्या उसमें से ऐसे लोग भी हैं जो मेहरगढ़ गांव में रहते होंगे? हो सकता है लोग रहते हों। अब देखिए ये चित्र 2 ठो दिया है, देखिए है ना। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की सड़क और उनमें बना नाला है। अब देखिए मोहनजोदड़ो की सड़क है और ये नाला है किनारे साइड में, देख रहे हैं। ऊपर एक और कुआं, बाईं ओर से नीचे हड़प्पा की मुहर लगी है। देखिए कुआं है और हड़प्पा की मुहर लगी है वहीं, ये आपका बीच में सेंटर में। ये नाला है, ये सड़क है जाने का। ये देखिए हड़प्पा की मुहर ये लगी है, ये कुआं है। ठीक है, इस मुहर के ऊपर एक चित्र या खास लिपि में होते थे। अब ये जो मुहर थे वो उसमें कुछ लिखा हुआ था खास लिपि में या कोई निशान होता था। उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन ये अभी तक यह नहीं कर पाया
है कि इनका अर्थ क्या है। अब देखिए मिट्टी के खिलौने भी ये हैं, ऐसे ही होते थे, गाय, हाथी, घोड़ा, ये सब। ठीक है, तो अब देखिए जो मुहर है, ये उपमहाद्वीप है, ये लेखक जो प्राचीनतम उदाहरण है, सबसे प्राचीन लेखन प्रक्रिया के उदाहरण है ये। विद्वान भी इसे पढ़ने की कोशिश किए हैं, फिर भी नहीं, इसका अर्थ नहीं निकाल पाए, इसको समझ नहीं पाए अभी तक। नगर और नए शिल्प। अब नगर में नए शिल्प का भी कार्य शुरू हो गया था। ठीक है, शिल्प। आओ अब हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। अब देखिए, आइए अब हम लोग ये डिस्कशन करते हैं कि उसके बारे में पढ़ते हैं जो हड़प्पा नगरों से प्राप्त हुई है। हड़प्पा नगर से बहुतायत चीज़ें प्राप्त हुई थी। ठीक है, पत्थर, शंख, कांसे, सोने, चांदी, और उस समय ने तांबे का भी ज्ञान था। ठीक है, पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोना, चांदी जैसी धातुएं से बनाई गई है। अब देखिए, ये लोग जो थे, इनके पास देखिए सब तरह के धातु है, पत्थर थे, शंख थे, तांबा, कांसा, सोना, चांदी। ठीक है, ये लोग इसकी जेवर पहनते होंगे। ये सब धातु, इन लोग को ये सब धातुओं का ज्ञान था जो बाद की सभ्यताओं को नहीं था, पर इन लोगों को इन सब चीज़ों का ज्ञान था। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते हैं। अब देखिए, तांबा और जो कांसा है, इसे देखिए, हथियार, औजार, गहने, तीनों चीज़ बनाते हैं। अभी देखिए, आप जो धातु आप देख रहे हैं, जैसे धातु का ज्ञान था, इनसे क्या बनता था? गहने, बर्तन, औजार, हथियार। और जो सोना चांदी था, इससे सिर्फ गहने और बर्तन बनाए जाते थे। अब ये चित्र आप देख रहे हैं, इसमें देखिए पहले चित्र में ये देखिए गहने बने हुए हैं। ठीक है, दूसरे चित्र में देखिए, यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके बाट और फलक है। अब देखिए, यहाँ मनके बाट से देखिए तौल होती थी, यानी उस समय के लोगों को तौल का भी ज्ञान था। ठीक है, मनके यानी मन, जिसमें पानी ले आते थे, खाना भर के रखते थे, जिसमें खाना बनाते थे। फलक आदि ये सब चीज़ें प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। और ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, ये लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे ना। अब प्रेजेंट टाइम में रबड़ की यूज होती है, तो पहले टाइम में पत्थर की मोहर बनती थी। आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। अभी जो मोहर है, इन पे जानवरों के चित्र मिलते हैं। इसमें ये लोग इन जानवरों को बहुत मानते थे, उनके चित्र बनवा देते थे। जैसे हड़प्पा सभ्यता के समय ऊंची पीठ वाली गाय को बहुत माना जाता था, तो वही जानवर का चित्र उनके मुहर पे मिलती है। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब देखिए, सभ्यता के लोग को फैशन का भी पता था। और ठीक है, ये लोग काले रंग से डिजाइन बनाते थे बर्तनों पे, लाल मिट्टी के बर्तन पर, जिससे वे बेहद खूबसूरत दिखाई दे। अध्याय 3 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहाँ भी धातु का प्रयोग होता था?
नहीं, वहाँ धातु का प्रयोग नहीं होता था। क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? नहीं, ये वो सभ्यता इतनी विकसित नहीं थी जिसके बारे में हम लोग लेसन 3 में पढ़े थे। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती होगी। अब देखिए 7 साल पहले मेहरगढ़ जो था वहाँ पे कपास की खेती होती थी। बताइए, उन लोग को कपास का भी ज्ञान था इसका मतलब। अब ये लोग कपास के बारे में भी जानते थे, समझे। मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। बताइए कितना डिज मोहनजोदड़ो जो थे वो लोग को कपड़ों का भी ध्यान था, समझे। इससे आपको ये पता चलता है। चांदी के फूलदान, ठीक है, कपड़े, मेहरगढ़ में कपास की खेती, ठीक है। अब ये देखिए, ये कुछ नए तरीके से बनाए जाते थे। कपड़ों, अब ये लोग कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन, चांदी का फूलदान था जिसका ढक्कन मिला है, ठीक है। तो इस समय मतलब चांदी के फूलदान चलते होंगे। कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। अब देखिए कुछ अन्य जो चांदी की वस्तुएं हैं उनसे चिपके हुए मिले हैं। उनके पक्की मिट्टी या फेनियस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। ये देखिए सूत कटाई भी होती थी यहाँ पे। फेरियंस से बनी, फेरियंस जो है इस चीज़ से बनी हुई सूत काटने की मशीन टाइप का होता था ये, समझे। अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं पत्थर के बाट के बारे में। ये देखिए ये पत्थर का बाट है, ये देखिए ये पत्थर का बाट है, देखिए यही बाट है। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया होगा। अब देखिए एकदम नाप परफेक्ट करके इन बाट को बनाया गया होगा, तभी ना एकदम परफेक्ट है, शेप में है। इन्हें चंट पत्थर से बनाया गया है, चल्ट पत्थर से बनाया गया है इसको, समझे। इनमें शायद बहुमूल्य पत्थर धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। अब देखिए इनका प्रयोग क्यों किया गया है, बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए। शायद इसके लिए ही बनाया गया हो कि जेवर वर तौल सके। बाएं में मनके, मध्य में बाएं मनके। अब देखिए मध्य में बाएं में मनके जो हैं इनमें कई कार्लिनियो पत्थर से बनाए गए हैं। अभी जो मनके हैं इनको कार्लिनिया पत्थर से बनाया गया है, ठीक है। पत्थरों को काट कर तराश कर मनके बनाए जाते थे। अब जो पत्थर थे उनको काटा जाता था, उनको घिस के शेप में लाया जाता था, तब ना वो मनके बनते थे। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। अभी जो मनके थे इनके बीच में छेद किया गया ताकि इसमें धागा डाल के माला बनाया जा सके इसका। मध्य में पत्थर के धारदार फलक हैं। मध्य में देखिए पत्थर के धारदार फलक बने हैं। कढ़ाईदार वस्त्र, देखिए अब कढ़ाईदार वस्त्र भी उस समय थे। यह महत्वपूर्ण व्यक्ति के पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदाड़ो से मिली थी, इनमें कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाई दे रहा है। अब ये जो
ये जो व्यक्ति है, ये देखिए, ये कढ़ाई वाले कपड़े पहना हुआ है। ये मोहनजोदाड़ो से खुदाई के वक्त प्राप्त हुआ है ये मूर्ति। इसके बारे में, ये मूर्ति में ये जो वस्त्र इसने पहने हैं ये कढ़ाईदार हैं। ये उस समय की किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मूर्ति रही होगी। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञ ने किया था। अब देखिए, जो वस्तुएं हमने ऊपर देखी, इनमें से ज़्यादातर जो है वो उसका निर्माण विशेषज्ञ ने किया था, क्योंकि इसमें इतनी बारीकियां हैं तो ये विशेषज्ञ द्वारा ही बनाया जा सकता है। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास परीक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मुहर पर पच्चीकारी करना आदि। अब देखिए, विशेषज्ञ किसे कहते हैं? जो वो चीज़ बनाने में एकदम एक्सपर्ट हो। ठीक है, तो विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो उस चीज़ को बनाने में कोई एकदम सीखा हो, एक्सपर्ट हो। ठीक, जैसे पत्थर तराशने का काम वो करता, विशेषज्ञ था तो पत्थर एकदम आसानी से बढ़िया तराश लेता। मनके चमकाना, मनके जो थे उसे घींच के चमका देता। फिर मुहर के डिजाइन बनाना, जिसे पच्चीकारी कहते हैं, ये सब विशेषज्ञ द्वारा किया गया है। पृष्ठ 36 पर चित्र को देखिए। मूर्ति के चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है। उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। अब आपने जो ऊपर चित्र देखा महत्वपूर्ण व्यक्ति का जो मोहनजोदड़ो से मिला है, उसमें देखिए इतनी बारीकी है कि उसकी दाढ़ी तक के लेयर को बनाया गया है और उसका चेहरा कितना आकर्षक लग रहा है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही कार्य हो सकता है। देखिए, ये मूर्ति विशेषज्ञ का कार्य लग रहा है, जिसे मूर्ति बहुत अच्छे से बनाने आती है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कार्य में परीक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिलाएं पुरुष दोनों ही इस काम को में दक्ष थे। अब देखिए, इसमें बोल रहा है कि विशेषज्ञ, हर कोई विशेषज्ञ नहीं होता। ठीक है, अब पता नहीं उस समय के सिर्फ आदमी विशेषज्ञ थे, वो ये सब चीज़ें सीखते थे, कि महिलाएं भी थीं। पर लगता है कि आदमी पुरुष दोनों, पुरुष और महिलाएं दोनों ही ये काम करते होंगे, ये काम में दक्ष हासिल किए होंगे। फेरियंस के बारे में भी हमने पढ़ा ना। अब देखिए, जो पत्थर है वो क्या है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेरियंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू और स्फटिक के पत्थर को चूर्ण की गोंद से मिलाकर उसमें वस्तुएं बनाई जाती हैं। अच्छा, फेरियंस पत्थर कैसे तैयार किए? ये तैयार किया जाता है, ये प्राकृतिक नहीं होता। पत्थर और शंख जो है ये प्राकृतिक होता है। फेरियंस कैसे बनाते हैं? बालू को और स्फटिक पत्थर जो होते हैं उसको चूरा करके, ठीक है, उसमें गोंद मिलाकर उससे जो आकार उसको देना हो दे के वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। अब देखिए, उसके बाद जो है वो शेप में ना बिगड़े, इसलिए उस पर कुछ चिकनी तरह की कोई चीज़ लगाई जाती थी, जो एक लेयर की तरह हो जाती थी, एक परत की तरह हो जाती थी। इस चिकनी परत के रंग नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। अब जो चिकनी तरह की, अब पेंट ही कह लीजिए या कुछ और,
तो जो लगाते थे वो या तो नीला होता था या हल्का समुद्री हरा। ठीक है। फेरियंस के मनके, चूड़ी, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अब जो फेरियंस है इससे देखिए मनके बनाए जाते थे, चूड़ियाँ पहनाई जाती थी, बाले मतलब कान की बाली और छोटे बर्तन, ये सब चीज़ें इसकी बनाई जाती थी। कच्चे माल की खोज में, अब देखिए ये लोग कच्चे माल की खोज में निकले, इसकी खोज शुरू कर दिए थे। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप में मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक इनका उत्पादन करते हैं। अब ये जो कच्चा माल है ये उन पदार्थों को बोलते हैं या तो जो प्राकृतिक रूप में मिले, जैसे आप हमारा पेट्रोल है, कोयला है, ठीक है, ये सब कच्चा माल है, या फिर किसान या पशुपालक इनका उत्पादन करे या तो फिर इन्हें बनाए, उगाए। ठीक है। जैसे लकड़ी, धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। अब देखिए कच्चा माल क्या क्या है उस समय का, लकड़ी, धातुओं के अयस्क यानी जिनसे मिला के ये धातु बनाते होंगे, ये सब प्राकृतिक रूप में उपलब्ध कच्चा माल है। इनमें से कई तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। अब देखिए इन दोनों चीज़ों से कई तरह की चीज़ें बना देते थे ये लोग अलग अलग। इसीलिए ना मैंने कहा उस समय की सभ्यता आज की सभ्यता से ज़्यादा विकसित थी। मिसाल के तौर पर किसान द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते थे। अब देखिए जो किसान कपास पैदा करता था उसे कच्चा माल कहते थे। ठीक है। जिन्हें बाद में कताई बनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। अब ये जो कपास था इसको बुनाई और कटाई के बाद पहले, ठीक है, तो इससे ये लोग कच्चा माल बनाते थे, इससे ये लोग कपड़ा तैयार करते थे कच्चे माल को बुनाई कटाई करके। हड़प्पा के लोग कई चीज़ें वहाँ मिलती है, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थ वे दूर दूर से आयात करते थे। अब देखिए इन लोग के पास बहुत कुछ था, पर जो गहने जिन चीज़ों से ये बनाते थे ये बहुत दूर से उसको आयात करते थे, ले आते थे। अब देखिए तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर ये लोग इनके पास नहीं थे, ये बाहर से ये लोग ले आते थे। देखिए चीज़ों की तरह एक दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। अब तो ये लोग ऐसे पहिए में ऐसे खोस के इसी में सामान ले जाते करते थे, बैलगाड़ी टाइप का लगता है। हड़प्पा के लोग आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। अब देखिए जो हड़प्पा के लोग हैं ये तांबा कहाँ से लाते थे, आज का जो राजस्थान है वहाँ से। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। अब देखिए ये जो पश्चिम एशियाई देश है ओमान, वहाँ से भी ये लोग तांबा लेते थे। मतलब कितना दूर दूर तक ये लोग को आने जाने का नॉलेज था। कांसा बनाने के लिए तांबे साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। अब देखिए कांसा कैसे बनता था, तांबा और टीन ये दोनों को मिला के कांसा तैयार किया जाता था। अब ये जो टीन है ये कहाँ से लेते थे, ईरान और अफगानिस्तान से ये लोग लेते थे। जो इस समय का ईरान और अफगानिस्तान है वहाँ से ये लोग ये सब लेते थे। सोने का आयात कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता था। अब जो सोना है वो हमारा आधुनिक कर्नाटक है वहाँ से लिया जाता था, और बहुमूल्य पत्थर जो है वो गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान इन जगहों से लिया जाता था। तो ठीक है।
नगर में रहने वालों के लिए भोजन। अब जो नगर में रहते थे उनके लिए भोजन। ये जो चित्र आप ऊपर देख रहे हैं ये आपकी उस समय की मुहर है। देखिए इसमें चिड़िया का चित्र बना हुआ है, ये भी किसी जानवर का चित्र बना है। देखिए ये चित्र जानवर का बना है ये, ठीक। देखिए ये चित्र जानवर का बना है, ये बना है, ये कुछ बना है, ये देखिए ये कुछ बना है, और ये डिजाइन ऐसे करके कुछ बना है। ठीक है, ये सब चित्र बने हुए हैं मुहर पे। नगरों में रहने के लिए भोजन। ये जो नगर थे वहाँ रहने के लिए भोजन की भी व्यवस्था करनी पड़ती थी। तो ये लोग कैसा भोजन नगर में रहने वाले करते थे इनके बारे में हम पढ़ेंगे। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वहाँ के जो लोग थे वो नगर गांव दोनों में रहते थे, क्योंकि नगर शहर के बीचों बीच बना था और उसके पीछे गांव बना था। वे लोग अनाज उगाते थे और जानवरों को पालते थे। अब ये लोग अनाज भी उगाते थे और जानवरों को भी पालते थे। ठीक है, खेती भी करते थे, पशुपालक भी थे ये लोग। किसान और चरवाहे ही शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के लिए सामान देते थे। अब देखिए जो किसान और चरवाहे थे जो गांव में रहते थे, ये लोग ही जो शहर में रहने वाले शासक थे, लेखक थे, दस्तकार थे, इन लोग को भोजन देते। अभी शहर में रहने वालों को ये लोग देते थे अनाज। अभी यहाँ के पौधों के अवशेष से पता चला है, या जो पौधे मिले हैं उसके अवशेष से ये पता चला है कि यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों इतनी चीज़ें उगाते थे। कितनी गेहूँ, जौ, दाल, इतनी हड़प्पा के लोग इतनी चीज़ें उगाते थे। सोचिए ने गेहूँ का ज्ञान था, जौ का ज्ञान था, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों इतनी चीज़ें का इन लोग को ज्ञान था। ज़मीन में जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात नहीं थी। अब देखिए खेती में ज़मीन की जुताई के लिए लोग हल का प्रयोग करते थे। ठीक है, हल इन लोग के लिए कोई नया नहीं था। हड़प्पा काल के लिए हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल का आकार के खिलौने मिले हैं। अब जो बड़े बड़े हल हैं, हल ये लोग लकड़ी के बनाते थे, इसीलिए वो नहीं बचा हड़प्पा सभ्यता के काल का हल जो था वो। पर जो हल के आकार का खिलौना है वो मिला है हमें। इस क्षेत्र में कम बारिश होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोग कुछ नए तरीके अपनाते थे। अब देखिए यहाँ बारिश बहुत कम होती थी, इसलिए लोग सिंचाई के लिए नई तकनीकें उस काल की नई तकनीकें अपनाते थे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा। अब ये लोग पानी को स्टोर करते होंगे, ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई करते होंगे, समझे। अब जो पानी था उसको ये लोग स्टोर करके उसी से फसलों की सिंचाई करते थे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। अब ये लोग किन किन जानवरों को पालते थे? गाय, भैंस, भेड़, बकरियां। ठीक है, इसीलिए ना ये लोग सब कुछ से परिपक्व थे। बस्तियां के आसपास तालाब और चरगाह होते। अब जो बस्तियां थी वो तालाब के किनारे पर बनी होती थी, और वहाँ पे चरगाह या बड़ा सा मैदान होता था जहाँ ये पशुओं को चराते थे। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारे की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता होगा। अब जब सूखा पड़ता होगा तो भाई उन लोग को मवेशियों को टहलाने के लिए उनको दूर दूर जाना ही पड़ता होगा। अब देखिए ये लोग बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे। ये जो बेर है ये लोग बेर खाते थे। ठीक है, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। ये जो बेर वाला फल होता है ये उसे इन लोग इकट्ठा करते थे और मछलियाँ पे पकड़ते थे, हिरन का शिकार करते थे। यानी इन लोग को बेर फल का भी ज्ञान था। अब ये जो आप चित्र देख रहे हैं इसमें ये पहिया लगा हुआ हल वाला खिलौना है। ठीक है,
तो इसका मतलब इन लोग को पहिया के बारे में भी ये लोग जानते थे। तो ये लोग कहीं आने जाने के लिए पैदल नहीं जाते होंगे, तब ये लोग घोड़ा गाड़ी या गाय बांध के बहुत दूर आया जाया करते होंगे, बैलों को बांधकर। समझे, इन लोग को पहिए का भी ज्ञान था, इससे ये लोग विकसित हो गए थे। अब देखिए ये लोग क्या पूछ रहे हैं, क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? अब आप ये बताइए, वो लोग किन साधनों का प्रयोग करते होंगे? पहिए का तो ज्ञान था ही इन लोगों को। क्या पिछले अध्याय में तुमने पढ़ा कि पहिए के वाहन का इस्तेमाल किया जा रहा था? नहीं किया जा रहा था। अब देखिए, जो बच्चों का खिलौना हल मिला है, आजकल हल चलाने के लिए ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं कि उस समय की क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी? मतलब खेती करने के लिए किसान आदमी ही होते हैं आज के समय में, पर उस समय का प्रथा क्या था तो इसका बारे में हमें पता नहीं है। ठीक है। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। अब देखिए, जो गुजरात था वहाँ पे भी हड़प्पा का नगर था, जहाँ से ये लोग अपने लिए सामान ले आते थे, बहुमूल्य पत्थर, गहने, सोना चांदी। तो इनका हमें सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे, मतलब इनके बारे में बारीक जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे। ठीक है। कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। अब देखिए, कच्छ के बाहर जो खदीर बेट था, वहाँ पे धौलावीरा जो नगर है, ये हड़प्पा काल का बसा हुआ था। वहाँ पे साफ पानी मिलता है जहाँ, और ज़मीन उपजाऊ थी। अब देखिए, जो धौलावीरा है वहाँ एकदम साफ पानी मिलता है, और वहाँ की ज़मीन जो है वो बहुत उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त हैं। अब जो हड़प्पा के जो 2 नगर हैं यहाँ पे, वो कई भागों में बटे हुए मिले। वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। अब जो धौलावीरा नगर था वो 3 भाग में मिला है, बटा हुआ। ठीक है। हो सकता है ये लोग अपने रहने सुविधा के अनुसार नगर बनाते हो जहाँ इन्हें पानी कोई चीज़ की दिक्कत ना होती हो। अब देखिए, इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई थी, जिसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। अब देखिए, कोई भी नगर के अगल बगल सुरक्षा के लिए बड़ी बड़ी बाउंड्री बनाई गई थी दीवारों की, जिससे सिर्फ गेट से आप अंदर घुस सकते थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। अब देखिए, ये नगर जो है वहाँ पे एक मैदान था बड़ा सा खुला हुआ, जहाँ पर कोई भी सभा कुछ करना होता होगा, ये लोग को कोई कार्यक्रम, कोई त्यौहार मनाना होता होगा, तो वही मैदान में ये लोग जुटते होंगे, वहीं इस कार्यक्रम का आयोजित करते होंगे ये लोग। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया है। अब देखिए, वहाँ की जो लिपि थी हड़प्पा काल की, वो पत्थरों पे खुदी हुई मिली है यहाँ अवशेष के रूप में। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। अब ये जो अभिलेख थे, इन्हें लकड़ी में जड़ा हुआ था, लकड़ी में लिख के खोदा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। अब देखिए, ये नया अनोखा चीज़ है, नया चीज़ है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा काल में सिर्फ लकड़ियों मुहरों पे ये लोग डिजाइन बनाते थे, लिखते थे, पर यहाँ तो पत्थर पे भी मिला है। ठीक है। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथर नगर ऐसे स्थान पर बसा है जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। अब देखिए, जो गुजरात का खंबाल इलाका है, अब गुजरात में जो साबरमती नदी थी उसकी उपनदी थी, उसके किनारे लोथर जो नगर है वो बसा हुआ था।
ये गुजरात के खमखाट खाड़ी से मिलने वाली जगह थी। यहाँ पे कीमती पत्थर आराम से मिल जाते थे, कच्चा माल भी आसानी से मिल जाता था। देखिए ये लोग ऐसे ऐसे जगहों पे शहर बनाते थे जहाँ इन्हें इनके उपयोग की चीज़ें आसानी से मिल सकें। यह पत्थर, शंख और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। अब यहाँ जो पत्थर और शंख से मिलकर धातु बनाते थे यानी कांसा, ये इन चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। अब ये देखिए यहाँ जो ये नगर है आपका लोथर, यहाँ एक बड़ा सा भंडार गृह मिला है, यानी यहाँ पे ये लोग अपने अनाज को स्टोर करते होंगे, रखते होंगे। इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उसकी छाप मिली है। अब ये देखिए ये जो जगह, ये नगर था, यहाँ पे जो भंडार गृह मिला है उसमें कई प्रकार की मुहर मिली थी, मूल्यांकन मिला था, मुहरबंदी मिली थी जो गीली मिट्टी को दबा के आकार दे के बनाई जाती थी। ये देखिए नदी के किनारे बसा हुआ शहर ऐसा था। ये चित्र में आप देख सकते हैं, देखिए दिख रही दीवार। इसी तरह यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता होगा। पत्थर के टुकड़े, अर्ध बने मनके बनाने वाला उपकरण आदि यहाँ मिला है। ये जो है जगह, यहाँ पे मनके बनाए जाते होंगे। जो एक बिल्डिंग मिली है वहाँ पे मनके बनाने, आधे बने हुए मनके और पत्थर के टुकड़े और मनका बनाने वाला मशीन, ठीक है, ये सब उस बिल्डिंग में मिले हैं। इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पे मनके बनाए जाते होंगे। मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। अब जो उस समय की मुद्रा या मुहर थी वो कैसी थी और उन्हें मुद्रांकन या मुहरबंदी भी कहा जाता था। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे हुए उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। अब ये देखिए आप जो चित्र देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, यही मुद्रांकन मुहर है, ठीक है। अब मुहरों का प्रयोग लगता है इसलिए किया जाता होगा कि जो जैसे आप कोई भी सामान बाहर, शहर से बाहर जा रहा है, उसका अनुमान लगाने के लिए ये कार्य मुहर बना के उसमें थैले पे निशान लगाने के लिए प्रयोग किया जाता था। जैसे कोई डिब्बे में, कोई थैले में, उसमें निशान लगाने के लिए किया जाता था। जब स्टैम्प, जैसा स्टैम्प नहीं बोलते हैं अब आप लोग, इस समय स्टैम्प बोलते हैं, वही मुहर होती है। तो उस पर मार देते थे तो इससे पता चल जाता था कि इतना सामान बाहर गया। तो मुहर लग जाने से ये भी पता चल जाता है कि ये सामान कहाँ का है, ठीक है। जैसे अब आप कोई भी पैकेट का सामान लेते हैं तो उस पर लिखा रहता है मेड इन डैश, मेड इन डैश, मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेड इन अमेरिका, ठीक ऐसे ही। तो जब दूसरी जगह जाता होगा तो हाँ स्टैंप लगा हुआ रहता था, तो उससे पता चल जाता था कि ये हड़प्पा सभ्यता का है। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगा दी जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। अब देखिए जो थैले थे उनको बंद करके और उस पर गीली मिट्टी लगा के और सील पैक कर देते थे मुहर के द्वारा, ठीक है। मुहर से दबा देते थे तो उसमें मुहर की छाप पड़ जाती थी, तो उसको क्या बोलते थे ये लोग? मुहरबंदी। मुहरबंदी यानी मुहर के द्वारा बंद करना। ऐसा इसलिए किया जाता होगा कि जिससे कि अब जिसके द्वारा आप अपना सामान किसी के द्वारा किसी को भेज रहे हैं तो मुहरबंदी करके दिए, अगर वो उस आदमी को वैसा ही मिलता है तो इसका मतलब कि कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं हुई है। और अगर मुहरबंदी जो है वो टूटी हुई हो तो इससे ये पता चल जाता है कि मुहर लगी थी और टूट गई, खोलने की कोशिश कोई किया ऐसे, इसलिए इसे ऐसा किया जाता था। और अब इससे देखिए आपको ये भी पता चलता है
कि वहाँ की सभ्यता के लोग कितने ज़्यादा विकसित हो गए थे। ठीक है, कि उन लोग के पास अपनी खुद की मोहर भी थी, समझे। उस सभ्यता के लोग देवी के उपासक थे, तो वो लोग देवी को बहुत मानते थे। ठीक है, अब खेती और औजार बनाना, खेती करना, पशुपालन करना, मोहर भी अब देखिए आप मिल गए, तौल का भी प्रमाण मिला है आपको, ईंट के मकानों का प्रमाण मिला है, नगर के प्रमाण मिला है, गांव का प्रमाण मिला है। ठीक है, पशुपालन का प्रमाण मिला है, बहुत सारी चीज़ों का प्रमाण मिला है। अब जो मोहर थी वो लगा देने के बाद अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। ठीक है, तो अगर ये जो छाप जो मोहरबंदी लगा के भेजा गया है, अगर ये टूटा हुआ नहीं होता था तो इससे देखिए ये भी पता चल जाता था कि सामान से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, बीच से कोई इसको छुआ नहीं है। ठीक है, आज भी मोहर का प्रयोग होता है, पता लगाओ कि मोहरों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। अब देखिए मोहर यानी सील पैक का प्रयोग बहुत चीज़ों के लिए होता है आज भी। अब देखिए मोहर स्टैम्प भी बोलते हैं इसे। अब कहीं कोई मकान सील किया जाता है तो उसमें स्टैम्प लगाया जाता है, ताला में कपड़ा लपेट के स्टैम्प लगाया जाता है, मोमबत्ती गला के। ठीक है, और कहीं रास्ता बंद करना हो तो मोहर लगाते हैं, और आपका स्कूलों में स्टैम्प लगाते हैं, और मार्केट में आप कोई सामान लेने जाते हैं तो वहाँ पे भी स्टैम्प लगाते हैं कि ये सामान यहाँ का है, निशान के तौर पे। ठीक है, तो आज भी इसका उपयोग होता है। अब देखिए, अब इस सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता थी उसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोला जाता था। इसका अंत कब हुआ और इसके अंत का रहस्य क्या है ये अब हम जानेंगे। लगभग 3900 साल पहले, 39 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेखन मुहर बाटों का प्रयोग बंद हो गया, दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। अब देखिए अचानक क्या हुआ, ये सभ्यता जो थी उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया उनका। ठीक है, अचानक जो थे लोग नगर छोड़ छोड़ के जाने लगे। ठीक है, लेकिन जो मुहर बाट लेखन प्रक्रिया थी ये सब जो थी वो बंद कर दी गई सारी। और जो दूर दूर से कच्चा माल मंगवाते थे अपने नगरों से वो सब भी बंद कर दिया गया, बहुत कम हो गया, नाम मात्र का। मोहनजोदारो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। अब देखिए जो लोग थे वो वहाँ गंदगी शुरू हो गई, वो सभ्यता में बहुत खराबी आ गई, वहाँ के लोगों के काम में बहुत खराबी आ गई। अब ये लोग कचरे के ढेर सड़क पे फेंकने लगे, जो नगर के बाहर कचरा फेंकते थे वो उसे सड़क पे ही अपने फेंकने लगे, जिसका क्या परिणाम हुआ कि जो जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। अब देखिए इस क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो जल निकास प्रणाली थी यानी नाली जो थी, जो इतनी अच्छे तरीके से बनाई गई थी कि कभी बाढ़ भी आए तो पानी बह जाए, तो वो नाली ख़त्म हो गई, नष्ट हो गई एकदम, जल निकलने का कोई साधन नहीं रह गया। सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बना के ये लोग रहने लगे, झोपड़ी जैसा घर, ईंटों के घर को छोड़ के लोग झोपड़ी जैसा घर बना बना के रहने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं चला। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गईं, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। अब देखिए ये ऐसा क्यों हुआ, वहाँ के सभ्यता के लोग असभ्य कैसे हो गए, इतने सभ्य लोग थे, साफ सफाई लाइट वाइट सब की व्यवस्था बहुत अच्छी थी वहाँ, और इतने असभ्य कैसे हो गए कि इतने गंदगी से रहने लगे ये लोग, इसका कोई पता नहीं चला। अब विद्वान जो थे उनकी अलग अलग राय थी, उसमें से कुछ कह रहे थे कि नदियाँ सूख गईं, कुछ कह रहे थे कि जंगल ख़त्म हो गया। ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ।
इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चरवाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। अब देखिए, अब इसका क्या कहना है इन लोग का कि जो इसका एक कारण ये भी देखिए बता रहे हैं कि जो ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत थी वो ख़त्म हो गया होगा। इसके अलावा ये भी हो सकता है, देखिए ये भी हो सकता है कि जो मवेशी थे, जानवर थे, उनको चरवाने के लिए मैदान ख़त्म हो गए होंगे। इतने ज़्यादा जानवर हो गए होंगे कि वो चर चर के मैदान ही ख़त्म कर देते होंगे। ठीक है, इस मैदान जो थे वो ख़त्म हो गए, समाप्त हो गए थे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगर का अंत कैसे हो गया। अब देखिए, कुछ इलाके जो थे वहाँ बाढ़ आ गई थी। जो जैसा कि मुझे पता है, मुझे लगता है कि जो मुख्य शहर था हड़प्पा का, वहाँ जो सिंधु नदी थी उससे वहाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाने के कारण ही वहाँ की सभ्यता का अंत हुआ। तो इसीलिए जब वहाँ के संपर्क लोगों से टूट गए तो उन लोगों ने नई सभ्यता का प्रारंभ कर दिया था। तो जो मुख्य नगर थे वो ख़त्म हो गए थे। लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। अब देखिए, ये जो कारण है इससे ये नहीं पता चल रहा है कि सारे नगर एक साथ कैसे ख़त्म हो गए। ठीक है, सारे एक साथ कैसे ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा ना। अब देखिए, जो बोल रहे थे कि नदी भी सूख गई होगी इसलिए लोग छोड़ के चले गए होंगे, पर ऐसा नहीं है। अब बाढ़ आएगी तो कुछ ही जगह पे आएगी और सूखा पड़ेगा तो कुछ जगह पे पड़ेगा, कि एक साथ सब जगह पड़ जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब बाढ़ आएगी तो जो जैसे अगर बाढ़ आती भी है कहीं तो वो एक ही इलाके में आएगी, सभी जगह तो नहीं आएगी ना, क्योंकि इसके शहर जो थे सिंधु सभ्यता के वो बहुत दूर दूर थे। गुजरात, लोथर, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। ठीक है, अब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो सिंधु नदी की तरफ था और ये गुजरात ये सब इधर था। गुजरात, लोथर, कालीबंगा, चौद्रो, ये सब तो ये उल्टे में था। तो अगर बाढ़ आती है तो एक ही जगह आएगी ना, दोनों तरफ नहीं ना। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। अब देखिए, ऐसा लग रहा है कि जो शासक थे उस समय के, उन लोग का नियंत्रण एकदम ख़त्म हो गया था लोगों पे। ठीक है, अब जो शासक थे वहाँ शासक व्यवस्था ही ख़त्म हो गई थी, इसीलिए ऐसा हुआ होगा। अब कुछ भी हुआ हो, जो भी हुआ हो, जो परिवर्तन था उसका असर सब जगह साफ दिखाई देने लगा हम लोग को कि ये सभ्यता समाप्त हो गई। अब सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियां में जाकर बस गए। अब देखिए, जो सिंध और पंजाब की बस्तियां थीं वो ख़त्म हो गई, उजड़ गई। कहीं बाढ़ आ गया, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं आग लग गई, जो बस्तियां थी वो ख़त्म हो गई। तो वहाँ के जो लोग थे वो लोग पूरब और पश्चिम की तरफ, दक्षिण की तरफ भागे। ठीक है, वो पूरब और दक्षिण की तरफ जाके अपने लिए नई बस्तियां बना लिए। वो छोटी ज़रूर थी पर वो लोग वहाँ जाके अपनी इसी सभ्यता को इन लोगों ने आगे बढ़ा लिया होगा। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में तुम अध्याय 6 और 9 में पढ़ोगे। तो अब जो 1400 साल बाद, अब जो नए नगर की व्यवस्था थी इस सभ्यता के बाद 1400 साल बाद कहीं नगरों की विकास हुआ, कहीं जाके तब नगरों का विकास हुआ। और इसके बारे में, इन नगरों के बारे में हम लोग लेसन 6 और 9 में पढ़ेंगे। ठीक, अन्यंत्र, ये अब इसके बारे में थोड़ा और पढ़िए। ये क्या है? अपने एटलस में मिस्र को ढूंढो। अब देखिए, ये हर लेसन में ये थोड़ा सा आपको अदर भी बताता है। अब आप अपने एटलस में, मैप में मिस्र को ढूंढिए, वर्ल्ड के मैप में। ठीक है, नील नदी के आसपास वाले इलाके को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। अब जो नील नदी है उसके पास ही ये सभ्यता बसी थी।
ठीक है। नील नदी के वरदान को मिस्र की सभ्यता को बोला जाता है। तो नील नदी के आसपास जो थी ये सभ्यता बसी थी वहाँ की, और उसको छोड़ के अब और बाकी जो जगह है मिस्र की, वो पूरी जगह आपकी रेगिस्तान है। वहाँ रेगिस्तान रेत ही रेत है। ठीक। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी का दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेना दूर दूर तक भेजी। अब देखिए 5000 साल पहले क्या हुआ था कि जो मिस्र के राजा थे, शासक थे, उन्हें अब उनको भी जेवरात की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने अपनी सेना को भेजा। राजा ने अपनी सेना को भेजा सोना, चांदी, हाथी के दांत, लकड़ी, हीरे जवाहरात, यानी ये सब चीज़ें जो धातु की चीज़ें थी, इन सब चीज़ों को लेने के लिए अपनी सेना को इन्होंने दूर दूर तक भेजा। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। अब जो ये लोग थे, इन लोगों ने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, ठीक है, जिसे आज हम पिरामिड कहते हैं। अभी आप फोटो में देख सकते हैं, ये पिरामिड है, ये मकबरे हैं। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिड में दफनाकर उन्हें सुरक्षित रखा जाता था। अब देखिए जो उस समय के राजा महाराजा होते थे, उनको दफनाया जाता था मिस्र में, तो उसी पे ऊंची सी दीवार बना देते थे त्रिकोण की, तो इन्हें पिरामिड कहते थे वो लोग। यहीं पे राजा के शव को दफनाया दिया जाता था, यहीं उन्हें सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। अब देखिए ये जो शव थे, इन्हें मम्मी कहा जाता था, ठीक है। इन शवों को साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। अब देखिए इन जैसे आप भारतीय सभ्यता में पढ़ते हैं या अदर सभ्यता में कि जब शव दफनाते तो उसके साथ साथ उसके उपयोग की वस्तुएं भी दफनाई जाती है, वैसे ये लोग भी इन शवों के साथ और कुछ भी बहुत चीज़ें भी दफनाते थे, जैसे खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। अब देखिए ये लोग क्या क्या दफनाते थे, खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, गहने, बर्तन, ठीक है, जो रोज़मर्रा में लोग यूज करते हैं। वाद्य यंत्र यानी उस समय जो गाना बजाने के लिए साधन होता था, सितार, गिटार जैसे टाइप का, वो। हथियार जो इस्तेमाल करते थे, हथियार वो, और उनके जानवर, ये सब आदि, ठीक है। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। अब देखिए जो राजा था, अब वो मरता है तो उनके साथ उनके सेवक सेविकाएं भी तो दफना दिए जाएंगे, जिससे कि उनको मरने के बाद भी उनको सेवा की ज़रूरत हो तो उनके सेवक सेविकाएं उनका सेवा करें, ठीक है। पुरानी सभ्यताओं में ऐसा भी होता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्चा किया जाता था। अब देखिए जो पूरी दुनिया में अगर आप कंपेयर करते हैं तो उसके मुकाबले भी जो आप भारतीय इतिहास, अरे दुनिया के इतिहास में आप देखेंगे कि जो शव है, शव को दफनाने की जो परंपरा होती है, उसमें सबसे ज़्यादा खर्चा मिस्र के लोग करते थे ना। धन दौलत आदि का खर्चा मिस्र के लोग करते थे। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजा को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी? हमें तो नहीं लगता है कि मरने के बाद किसी को भी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आदमी अपने मन के खुशी के लिए ये सब कार्य करता है, ठीक है। मरने के बाद किसी भी व्यक्ति को कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है नहीं, क्योंकि वे फिर से क्या वो उसी शव में उनकी आत्मा या उनका जान रह जाता होगा? नहीं। तो इसीलिए इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती मरने के बाद। ये बस परंपरा होती है जिसे लोग निभाते हैं, ठीक है। अब सिंधु घाटी में ही लोग मरने के बाद खाने पीने की वस्तुएं आदि बहुत कुछ रख देते थे कि वहाँ के जो मरे हुए व्यक्ति है उनको ज़रूरत पड़े तो वो उस चीज़ को यूज कर सके। यही लेसन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट हो या प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल।